दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है। वृत्त का ये डे 1 है जिसमें हम त्रिज्या के बारे में समझेंगे, जीवा के बारे में समझेंगे, व्यास के बारे में समझेंगे, परिधि के बारे में, चाप के बारे में, केंद्र के बारे में। इवन समय और ज़्यादा बचे तो कुछ और पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त का निर्माण होता कैसे है। तो वृत्त का निर्माण होता है, उसका परिभाषा है कि बिंदु के गमन पथ को हम वृत्त कहते हैं। यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर वे बिंदु जो इतने पास पास होते हैं जो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। यानी जो हमारे वृत्त का निर्माण होता है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर होती है। यानी ये जो आपको ये दिख रही है ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी है और जो इसका सेंटर होता है यानी जो बीचों बीच होता है यही इसका केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, केंद्र। और ये जो बाहर बाहर है जो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है यही हमारा क्या है? परिधि है। अब हम बात करते हैं त्रिज्या के बारे में। तो त्रिज्या का एक सिंपल परिभाषा है, चाहे वो किसी भी त्रिभुज के लिए हो, कि अगर हम केंद्र से परिधि पर कहीं भी जाएं, जिस भी बिंदु पर जाएं वो हमारा आर होगा। देखिए, केंद्र से परिधि आर, केंद्र से परिधि आर, केंद्र से परिधि आर। किसी त्रिभुज में केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा उसकी त्रिज्या कहलाती है और वो उस वृत्त में सारी की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज में ये त्रिज्याएं बराबर है। अगर मैं इसे छोटा बना दूं तो इसमें ये जो केंद्र से परिधि गया है आर, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। ये नहीं कि ये दोनों बराबर है, नहीं, ये अलग वृत्त है, ये अलग वृत्त है। इसके अंतर्गत आने वाली सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। ठीक उसी तरह इसके अंदर भी आने वाली सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो त्रिज्या का क्या परिभाषा हुआ? किसी भी त्रिभुज में केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वही हमारा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं जीवा के बारे में। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि असंख्य बिंदुओं से मिलकर वृत्त का निर्माण होता है। तो मैंने माना यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ सी बिंदु है, यहाँ डी बिंदु है, कुछ भी रख लीजिए। तो किसी भी दो बिंदु को मिला दें हम, किसी भी दो बिंदु को, यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये दो बिंदु हो गया। यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये भी एक बिंदु हुआ, ये भी एक रेखा हुआ। ये दो बिंदुओं को मिला दिया, ये भी दो बिंदुओं को मिला दिया। तो जो त्रिभुज के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये हमारे पास जीवा है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अब देखिए, हमने ये किनारे किनारे मिलाया है। हम अगर इसको ऐसे भी मिलाते हैं तो ये भी क्या है? ये भी तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो ये भी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। यहाँ से हम डीसी को मिला दें तो भी ये क्या हो जाएगी? डीसी, जीवा हो जाएगी। आइए फिर से समझाते हैं। जीवा क्या है कि किसी वृत्त पर स्थित वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अब देखिए,
ये भी जीवा है। इसके हम ऊपर अगर खींचे तो ये भी जीवा है। मान लीजिए यहाँ केंद्र है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। तो आप ऑब्जर्व करिए कि जब हम परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं जीवाओं को डालते हुए, तो जीवाओं की स्थिति क्या हो रही है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, तो उसका आकार बढ़ रहा है। उसी तरह एक स्थिति आएगी ऐसी कि वह जीवा केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? एक केंद्र से हो जाएगी। तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ये क्या है? व्यास है। और व्यास क्या कहलाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। यहाँ से देखिए, ये जीवा स्टार्ट हुआ, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जीवा यही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और यहाँ से देखिए, ये केंद्र से परिधि, ये क्या है? आर है। ये केंद्र से परिधि आर है, दिखा? तो ये केंद्र से परिधि आर और ये केंद्र से परिधि आर मिल के कितना हो गया? 2r, जिसे हम आज तक रटते आए हैं कि व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो चित्र में देखिए कि हाँ, आखिर व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता कैसे है। तो यहाँ से हम ऐसे दिखा दिए एक बार, यहाँ से ऐसे दिखा दिए, तो क्या हो गया? 2r हो गया। हम कहीं भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में दिखाएं। मान लीजिए ये है, तो ये त्रिज्या है, ये r और ये r। तो आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि क्या हम ऐसे भी मिला दें, ऐसे भी मिला दें और ऐसे मिला दें। तो ये भी केंद्र से परिधि आर है और ये भी केंद्र से परिधि आर है। तो क्या ये मिलकर हमारा व्यास का निर्माण करेगा? व्यास का निर्माण करेगा। तो आप खुद सोचिए कि व्यास का निर्माण कैसे हो रहा है? जीवा के हिसाब से। जीवा का क्या परिभाषा है कि वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम जीवा कहते हैं। और जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सॉरी, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो जीवा जब सबसे बड़ी हो जाएगी तो वो केंद्र से होकर जाएगी, लेकिन इसका जो मिलान बिंदु है वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? परिधि पर होना चाहिए। तो अब बताइए, ये केंद्र से गया है और यहाँ तक गया है, लेकिन केंद्र से होकर गया है ना, तो यहाँ से हम ऐसे इसको जीवा मानने लगेंगे। कुल मिलाकर करने का ये मतलब है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये व्यास का निर्माण नहीं, भले ही ये 2r है लेकिन ये व्यास नहीं कहलाएगा। व्यास का मतलब यही होता है कि वो केंद्र से होकर ऐसे सीधी लाइन गुजरे, यानी ये सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, यानी जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसी को हम व्यास कहते हैं। उम्मीद है मेरी बात को समझ रहे होंगे। केंद्र का बात हो ही गया, परिधि की बात हो गया, व्यास की बात हो गया, जीवा की बात हो गया और त्रिज्या की। अब बचा चाप। तो चाप क्या होता है? चाप ये होता है कि मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो ये चाप अगर इस तरह ले तो ये भी एक चाप है ए से बी तक, और ये यहाँ से ऐसे भी ले तो ये भी चाप हो सकता है। चाप बराबर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि केंद्र यहाँ है तो ये देखिए, ये स्मॉल हुआ और ये क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो छोटी चाप हो सकती है, बड़ी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि मान लीजिए ये केंद्र से गया, ये व्यास हो गया, और यहाँ भी एक बिंदु सी है, यहाँ एक बिंदु डी है। तो क्या हुआ? इस बार तो ये जीवा वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो बांटते तो क्या हुआ? सी से डी चले तो भी एक ही बराबर हुआ, और इधर से सी से डी तक चले ये भी बराबर हुआ। यानी चाप बराबर हो सकती है। और चाप को दर्शाने के लिए क्या होती है? चाप ऐसे दर्शाया जाता है, चाप ए बी। उसी तरह चाप क्या है? सी डी। चाप सी डी, चाप के लिए ये है। अब हम आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं कि प्रमेय नंबर 1। अभी और भी पॉइंट है, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। प्रमेय नंबर 1 ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हमारा प्रमेय है। प्रमेय क्या है? प्रमेय नंबर 1 कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जब बांटेगा तो ये देखिए, ये 90 डिग्री बता रहा है क्योंकि ये 90 अंश पे काट रहा है और बराबर बराबर भाग में भी बांट रहा है। तो ये केंद्र से क्या है? परिधि r, केंद्र से परिधि r हो गया। और ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? कर्ण। तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसी पे बेट सवाल एक करते हैं। ये जीवा हो गया 10 सेमी और त्रिज्या हो गया हमारे पास 13 सेमी। तो बोलेगा ACC, बोलेगा कि OC का माप क्या होगा? OC का माप क्या होगा? तो OC का माप ज्ञात करने के लिए भी इसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब क्या है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटते, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 5, तो ये बचा कितना? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मान लीजिए OC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 169 OC का स्क्वायर प्लस 25। तो OC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। तो हमारा OC बराबर आ जाएगा 144। OC स्क्वायर बराबर, तो OC बराबर कितना हो गया? 12 से। नेक्स्ट का स्टेप हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।